चंद्रमा धरती से सिर्फ 3,84,000 किलोमीटर दूर, इतना पास कि हम उसे हर रात देखते हैं, इतना जाना पहचाना कि हम मान लेते हैं कि चांद के बारे में अब नया क्या ही बचा होगा। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती थी। 1969 में इंसान चांद पर पहुंचा, अमेरिका ने झंडा लगाया, नमूने लाए, तस्वीरें ली और दुनिया ने मान लिया चांद अब इतिहास बन चुका है। इसके बाद दशकों तक चांद पर सन्नाटा रहा, कोई इंसान नहीं गया, कोई बड़ी खोज नहीं हुई। स्पेस एजेंसियां आगे बढ़ गईं, मंगल, शनि, गहरे अंतरिक्ष की तरफ। और तभी बिल्कुल शांति से चीन ने चांद को फिर से देखना शुरू किया। जब अमेरिका और सोवियत यूनियन चांद पर दौड़ रहे थे, तब चीन अंदरूनी संघर्षों में उलझा हुआ था। उस समय चीन के पास न उतनी तकनीकी थी, न उतना अनुभव और न ही उतना पैसा। चीन जानता था कि अगर वह उसी रास्ते पर चलेगा तो वह हमेशा पीछे ही रहेगा। इसलिए उसने एक अलग रास्ता चुना, ऐसा रास्ता जिसमें रफ्तार से ज्यादा समझ जरूरी थी और जल्दबाजी से ज्यादा योजना। चीन ने चांद को जीतने की नहीं, चांद को पढ़ने की सोची। यहीं से फर्क पैदा हुआ। 2000 के बाद चीन का स्पेस प्रोग्राम बदलने लगा, बिना शोर, बिना बड़ी घोषणाओं के। चीन ने चांद के लिए एक पूरा प्रोग्राम बनाया, नाम रखा गया चैंगा। ये नाम एक पुरानी चीनी कथा से लिया गया था, लेकिन इसका मकसद कहानी सुनाना नहीं था, मकसद था डेटा इकट्ठा करना। चैंगा मिशनों की सोच साफ थी, पहले चांद को ऊपर से देखो, फिर जमीन को समझो, फिर उतरने की कोशिश करो और आखिर में वहां से कुछ वापस लाओ। दुनिया ने पहले इंसान भेजा था, चीन ने पहले दिमाग भेजा। 2007 में चैंगा 1 लॉन्च हुआ। इसमें कोई इंसान नहीं था और न ही दुनिया को चौंकाने वाला कोई तमाशा, लेकिन इसके उपकरण बहुत अहम थे। इस मिशन ने चांद की पूरी सतह को दोबारा मैप किया, हर कोना, हर गड्ढा, हर ऊंचाई और गहराई। इसके बाद चैंगा 2 आया। इसने और साफ तस्वीरें भेजी, ज्यादा सटीक माप किए। यहीं चीन को पहली बार समझ आया कि चांद वैसा नहीं है जैसा उसे हमेशा बताया गया था। कुछ हिस्से अलग थे, कुछ जगहें ज्यादा पुरानी लग रही थीं, कुछ जगहों की संरचना सवाल खड़े कर रही थी। चीन ने जल्दबाजी नहीं की, उसने देखा, तुलना की और इंतजार किया। 2013 में चैंगा 3 चांद पर उतरा। यह चीन का पहला सफल सॉफ्ट लैंडिंग मिशन था। इसके साथ एक रोवर भी था, उसका नाम था यूतू। यूतू ने चांद की जमीन पर चलकर तापमान मापा, रेडिएशन देखा, जमीन की शक्ति और बनावट को समझा। यह सब दुनिया पहले भी कर चुकी थी, लेकिन चीन के लिए यह शुरुआत थी, क्योंकि असली सवाल अभी बाकी था। चांद का वो हिस्सा जो धरती से कभी दिखाई नहीं देता। चांद हमें हमेशा एक ही चेहरा दिखाता है, दूसरी तरफ हमेशा छुपी रहती है। इसे कहा जाता है फार साइड ऑफ द मून। इस हिस्से पर जाना आसान नहीं है, धरती से सीधे सिग्नल नहीं पहुंचते, संचार एक बड़ी समस्या है। इसी वजह से दशकों तक कोई वहां नहीं उतरा, लेकिन चीन वहां जाना चाहता था। इसके लिए पहले एक उपग्रह भेजा गया ताकि संचार बना रहे। फिर मिशन की तैयारी की गई। 2019 में चैंगा 4 ने चांद के फार साइड पर लैंडिंग की। दुनिया ने यह खबर सुनी, लेकिन इसकी गहराई नहीं समझी, क्योंकि यह सिर्फ लैंडिंग नहीं थी, यह एक नई खिड़की थी। फार साइड चांद का सबसे पुराना हिस्सा माना जाता है। वहां की जमीन अरबों साल पुरानी है, वहां बड़े बड़े गड्ढे हैं, वहां की परत मोटी है। इसका मतलब यह है कि वहां शुरुआती सोलर सिस्टम के निशान छुपे हैं। चैंगा 4 ने वहां की जमीन को मापा, उसकी संरचना को देखा और ऐसे संकेत पाए जो चांद के बनने की कहानी को और जटिल बनाते हैं। कोई चौंकाने वाली तस्वीर नहीं आई, लेकिन जो आया वो ज्यादा अहम था, डेटा। चीन ने समझा कि चांद सिर्फ एक ठंडा पत्थर नहीं है, चांद में संसाधन है, चांद में भविष्य की संभावना है। यहीं से चीन की सोच बदलती नहीं बल्कि साफ होती है। दुनिया चांद को अतीत मान चुकी थी, चीन चांद को भविष्य की तैयारी समझ रहा था, और इसी सोच ने पूरी कहानी को नया मोड़ दे दिया। चैंगा 4 के बाद दुनिया को लगा कि चीन अपना काम कर चुका है, लेकिन सच यह था कि असली काम अब शुरू होना था। चीन को समझ आ गया था कि चांद की सबसे बड़ी कहानी उसकी जमीन में छुपी है। ऊपर से देखने से बहुत कुछ समझ आता है, लेकिन असली जवाब मिट्टी में होते हैं। चांद की मिट्टी साधारण धूल नहीं है, वह अरबों साल पुरानी है। उसने सूरज की किरणें झेली हैं, उल्कापिंडों के टकराव सहे हैं और सोलर सिस्टम का इतिहास अपने अंदर कैद किया है। अमेरिका अपोलो मिशन में चांद से मिट्टी और पत्थर लाया था, लेकिन वह मिट्टी ज्यादातर चांद के पुराने हिस्सों से थी। चीन कुछ और जानना चाहता था। उसे जानना था कि क्या चांद हर जगह एक जैसा है या उसकी कहानी समय के साथ बदली है। इसी सवाल ने जन्म दिया चैंगा 5 मिशन को।
2020 में चेंगा 5 चांद पर उतरा। इसका काम साफ था, मिट्टी इकट्ठा करना और उसे सुरक्षित धरती पर वापस लाना। यह आसान नहीं था। चांद पर उतरना, फिर वहां से उड़ान भरना, फिर पृथ्वी तक लौटना, यह तकनीकी बहुत कम देशों के पास है। चेंगा 5 सफल रहा। चीन चांद से मिट्टी लेकर लौटा और यह मिट्टी अपोलो मिशन की मिट्टी से अलग थी। यह ज्यादा नई थी, इसकी उम्र कम थी। इसका मतलब यह था कि चांद पर ज्वालामुखी गतिविधि हमारी सोच से ज्यादा देर तक चली थी। यह खोज छोटी नहीं थी। इससे वैज्ञानिकों को चांद के बनने और ठंडा होने की प्रक्रिया दोबारा समझनी पड़ी। चीन ने पूरा डेटा तुरंत सार्वजनिक नहीं किया। यहीं से सवाल उठने लगे। लोगों को लगा कि चीन कुछ छुपा रहा है। असल में चीन वही कर रहा था जो उसने शुरू से किया था, पहले समझना फिर बोलना। लेकिन मिट्टी में एक और चीज थी जिसने दुनिया का ध्यान खींचा, हीलियम 3। हीलियम 3 एक खास गैस है। धरती पर यह बेहद दुर्लभ है, लेकिन चांद पर यह हवा की तरह नहीं, उसकी मिट्टी के कणों में फंसी हुई पाई जाती है। यह गैस भविष्य में न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए बहुत अहम मानी जाती है। अगर भविष्य में फ्यूजन रिएक्टर सही तरीके से काम करने लगे तो हीलियम 3 एक बड़ा ऊर्जा स्रोत बन सकता है। चीन ने कभी ये नहीं कहा कि वह हीलियम 3 निकालने जा रहा है, लेकिन उसने ये जरूर कहा कि वह इसकी रिसर्च कर रहा है, और यही काफी था। दुनिया समझ गई कि चीन चांद को सिर्फ विज्ञान के लिए नहीं देख रहा, वह भविष्य की ऊर्जा के नजरिए से भी देख रहा है। इसी बीच चीन की नजर चांद के एक खास हिस्से पर टेक गई, साउथ पोल, चांद का दक्षिणी ध्रुव। यह इलाका हमेशा अंधेरे में रहता है। यहाँ सूरज की रोशनी कुछ गड्ढों तक कभी नहीं पहुंचती। इन्हीं गड्ढों में पानी की बर्फ होने के संकेत मिले हैं। यह बर्फ चांद पर जीवन के लिए नहीं, बल्कि भविष्य की स्पेस यात्राओं के लिए बहुत अहम है। पानी से ऑक्सीजन निकाली जा सकती है, हाइड्रोजन निकाली जा सकती है, ईंधन बनाया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि अगर चांद पर पानी उपलब्ध हो तो अंतरिक्ष में जाना काफी आसान हो सकता है। चीन ने यह बात बहुत पहले समझ ली, इसलिए उसके आने वाले मिशन साउथ पोल के आसपास केंद्रित हैं। चेंगा 6, चेंगा 7, चेंगा 8, इनका मकसद साफ है, पानी की पुष्टि करना, संसाधनों का अध्ययन करना और वहां लंबे समय तक मशीनों को काम करने लायक बनाना। चीन इसे रिसर्च कहता है, लेकिन दुनिया जानती है कि जो देश पहले वहां टिकेगा वह भविष्य की दिशा तय करेगा। यहीं से चांद सिर्फ विज्ञान का विषय नहीं रहता, वह रणनीति बन जाता है। चांद से संचार बेहतर हो सकता है, नेविगेशन मजबूत हो सकता है और गहरे अंतरिक्ष तक पहुंच आसान हो सकती है। चीन इस बारे में खुलकर बात नहीं करता, लेकिन उसके मिशनों की दिशा सब कुछ कह देती है। इस दौरान दुनिया को लगने लगा कि चीन कुछ ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा है। अमेरिका ने आर्टेमिस प्रोग्राम शुरू किया, भारत ने भी साउथ पोल तक पहुंच बनाई, यूरोप और प्राइवेट कंपनियां भी सक्रिय हुईं। लेकिन चीन की खासियत यह थी कि वह दिखाने से ज्यादा तैयारी पर काम कर रहा था। वह चांद पर इंसान भेजने की बात करता है, लेकिन तारीखों से ज्यादा ढांचे पर ध्यान देता है। रोबोटिक सिस्टम, ऑटोमेशन और लंबे समय तक टिकने वाली तकनीक, यह सब संकेत थे कि चीन चांद को एक बार की यात्रा नहीं मान रहा, वह उसे एक स्थायी पड़ाव की तरह देख रहा है। और यहीं पर दुनिया को समझ आने लगा कि चीन ने चांद पर कोई रहस्य नहीं देखा, उसने संभावना देखी। चेंगा 5 के बाद अब तस्वीर साफ होने लगी थी। चीन चांद पर सिर्फ गया नहीं था, वो वहां टिकने की तैयारी कर रहा था। अब सवाल ये नहीं रहा कि चीन ने चांद पर क्या देखा, सवाल यह बन गया कि चीन अब चांद पर क्या करने वाला है। चीन की अगली योजना अचानक नहीं थी, वह सालों से बन रही थी। उसकी सोच साफ थी, पहले मशीनें जाएं, फिर सिस्टम तैयार हों और सबसे अंत में इंसान पहुंचें। इसी सोच के साथ चीन ने इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन का प्रस्ताव रखा। यह चांद पर एक स्थायी रिसर्च बेस की योजना है, जहां रोबोट काम करेंगे, ऊर्जा बनेगी और प्रयोग लंबे समय तक चलेंगे। चीन ने इसे अकेले का प्रोजेक्ट नहीं बनाया, उसने रूस को साथ जोड़ा और दूसरे देशों के लिए भी रास्ता खुला रखा। यह साफ संकेत था कि चीन चांद को अकेले कब्जा करने की जगह नेतृत्व करने की जगह मान रहा है। लेकिन दुनिया इसे इतनी सरलता से नहीं देख रही थी। अमेरिका के लिए चांद सिर्फ विज्ञान का विषय नहीं था, वह प्रतिष्ठा का सवाल भी था। इसलिए आर्टेमिस प्रोग्राम शुरू हुआ। इसका मकसद था दोबारा इंसान को चांद पर भेजना, इस बार साउथ पोल पर। यहीं से असली टक्कर शुरू हुई। चीन और अमेरिका दोनों की नजर एक ही जगह पर थी, साउथ पोल। यह इलाका सिर्फ पानी की वजह से अहम नहीं है, यह ऊर्जा की वजह से भी अहम है। यहाँ कुछ ऊंचाई वाले हिस्से ऐसे हैं जहाँ सूरज की रोशनी लगभग लगातार मिलती रहती है। इसका मतलब है लगातार सोलर पावर, और लगातार ऊर्जा का मतलब है लगातार मौजूदगी। चीन इस क्षेत्र को धीरे धीरे समझ रहा था, रोबोट भेज रहा था, डेटा इकट्ठा कर रहा था।
उसकी रणनीति यह थी कि जब इंसान जाए तो जमीन पहले से तैयार हो। इस दौरान एक और सवाल उठने लगा, क्या चांद पर कोई देश मालिक बन सकता है? कागजों में जवाब साफ है। आउटर स्पेस ट्रीटी कहता है कि कोई भी देश चांद या अंतरिक्ष पर दावा नहीं कर सकता, लेकिन जमीन पर नियम अलग होते हैं। जो पहले पहुंचेगा, जो पहले संसाधनों का इस्तेमाल करेगा और जो पहले ढांचा खड़ा करेगा, वही शर्तें तय करेगा। चीन यह बात समझता है और शायद इसी वजह से वह जल्दबाजी नहीं कर रहा, वह चुपचाप आगे बढ़ रहा है। इसी बीच दुनिया को लगने लगा कि चीन जानकारी कम साझा करता है, उसका डेटा तुरंत सार्वजनिक नहीं होता, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सीमित होती हैं। इससे शक बढ़ता है, लेकिन चीन की संस्कृति में पहले काम होता है, बाद में बात। यह तरीका पश्चिमी दुनिया से अलग है। इसी अंतर की वजह से कई बार ऐसा लगता है कि चीन कुछ छुपा रहा है। असल में वह वही कर रहा है जो उसने शुरू से किया, योजना पर काम। अब बात आती है आने वाले 20-30 सालों की। चीन ने साफ किया है कि 2030 के बाद वह इंसान को चांद पर भेजने की तैयारी में है। यह अपोलो जैसा मिशन नहीं होगा, यह एक बार की यात्रा नहीं होगी, यह लंबी मौजूदगी होगी। रोबोट पहले से होंगे, ऊर्जा स्रोत मौजूद होंगे, संचार सिस्टम तैयार होगा। इंसान वहां सिर्फ देखने नहीं जाएगा, वो वहां काम करेगा। चीन चांद को मंगल और उससे आगे की यात्राओं के लिए एक पड़ाव मानता है। चांद से उड़ान भरना धरती से आसान है, कम गुरुत्वाकर्षण, कम ईंधन। इसका मतलब है कि भविष्य की गहरी अंतरिक्ष यात्राएं चांद से शुरू हो सकती हैं। यही वजह है कि दुनिया अब चांद को नजरअंदाज नहीं कर रही। भारत ने साउथ पोल तक पहुंच बनाई, अमेरिका तैयारी कर रहा है, यूरोप और निजी कंपनियां सक्रिय हैं। लेकिन चीन की खास बात यह है कि वह चांद को एक अकेली जीत नहीं मानता, वह इसे एक सिस्टम की तरह देखता है, जहां विज्ञान है, ऊर्जा है, रणनीति है और भविष्य की दिशा है। तो क्या चीन ने चांद पर कुछ ऐसा देखा जो दुनिया नहीं देख पाई? नहीं, चीन ने वही देखा जो सब देख सकते थे। फर्क यह था कि दूसरों ने चांद को एक तस्वीर की तरह देखा, चीन ने चांद को एक नक्शे की तरह देखा, जहां हर कदम अगले कदम से जुड़ा था। आज चांद फिर से दुनिया के केंद्र में है और इस बार वह सिर्फ अतीत की याद नहीं, वह आने वाले दशकों की तैयारी है। चीन ने चांद पर कोई रहस्य नहीं खोजा, उसने समय से पहले भविष्य को पहचान लिया है।